नमस्कार साथियों। अ, आज हम अपनी तैयारी का सिलसिला शुरू करते हैं और यह सिलसिला कविता के खंड से शुरू करते हुए हम सबसे पहले रेवा तट को पढ़ेंगे। रेवा तट चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा और पृथ्वीराज रासो का 27वां समय रेवा तट है। तो सबसे पहले हम चंद्रवरदाई के विषय में कुछ बातों को जान लें जो कि नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में होता है। वे भट्ट जाति के जगात गोत्र में पैदा हुए और वंश परंपरा के अनुसार देखा जाए तो उनकी 2 पत्नियां थीं और 10 पुत्र थे। और इस बात से बहुत सारे विद्वान सहमत नहीं हैं क्योंकि इनके बारे में कोई भी प्रमाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि इनका जन्म और पृथ्वीराज चौहान का जन्म, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और दोनों परम मित्र थे। दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इनके संबंध में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो कुल 69 समयों में बटा हुआ है। समय यानी कि सर्ग या अध्याय। तो पहला प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पृथ्वीराज रासो में अध्यायों को क्या नाम दिया गया है। पिछले सेमेस्टर में भी ऐसा प्रश्न आया था। तो यहाँ पे सर्गों और अध्यायों को समय के नाम से जाना गया है तथा इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्य छंदों में कवित, छप्पय, दोहा, त्रोटक, तोमर, गाहा, आर्या आदि है। पृथ्वीराज रासों में छप्पय छंद का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है और इसलिए चंद्रवरदाई कवि को छप्पय का राजा कहा जाता है। चंद्रवरदाई को छप्पय का राजा कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। श्याम सुंदर दास और उदय तिवारी ने इस महाकाव्य को विशालकाय महाकाव्य कहकर पुकारा है। इस तरह से पृथ्वीराज रासो के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे मत दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणिक भी माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देव प्रसाद। प्रमाणिक मानने वालों में है मिश्र बंधु कर्नल टाड और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आदि। इस प्रकार से हम लगभग पृथ्वीराज रासो के पृष्ठभूमि और कवि चंद्रवरदाई के विषय में अपनी समझ विकसित कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ही आने वाला कैमाशवत एक महत्वपूर्ण समय है जिसके बारे में कई विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमें इसमें केवल रेवा तट के बारे में पढ़ना है। तो रेवा तट की पूरी कविता को पढ़ने से यही निचोड़ हम निकाल सकते हैं कि रेवा तट आधुनिक नर्मदा नदी के किनारे के तट को कहते हैं और उसी के आसपास में रचा गया यह समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध के समय को दर्शाता है। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली के सम्राट थे तो उस समय उनके सेनापति चामन राय हैं और वे देवगिरी पर विजय प्राप्त करके वापस लौटते हैं। देवगिरी से वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में रेवा के तट के किनारे बहुत सारे पशु पंक्षी, कस्तूरी मृग, कबूतर तथा ऐसे चीज़ों को देखकर वो विस्मित होते हैं और इसकी सूचना वे पृथ्वीराज चौहान को देते हैं और उन्हें
एक तरह से निमंत्रण देते हैं कि वे साथ चलकर उस जगह पे शिकार खेलें। यह शिकार खेलने के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मध्य में वे बताते हैं कि यहाँ पे इरावत हाथियों का झुंड रहता है और कुछ श्रापों का भी जिक्र किया जाता है कि कैसे वो हाथियाँ जो हाथी पहले देवताओं के सवारी के तौर पे काम में आते थे, वो अब धरती पर कैसे रहने लगे। तो उन श्रापों का थोड़ा बहुत यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो पूरे साज सज्जा के साथ पृथ्वीराज चौहान रेवा तट, जो कि आधुनिक नर्मदा नदी का तट है, शिकार करने के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में जब शिकार करने के लिए निकल रहे होते हैं तो मार्ग में उन्हें लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिलता है और पत्र में यह बताया जाता है कि तातर मारुख खां ने मोहम्मद गौरी से मिलकर चौहानों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चलाया गया है। और इसी तरह एक रात उन्हें यह भी खबर मिलती है कि मोहम्मद गौरी 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर मिला है। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान अपने पूरे सेना को लेकर उधर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ने का जो दिन होता है वो पंचमी तिथि मंगलवार होता है। प्रातः ही दोनों में युद्ध होने लगता है। युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से तातर मारुख खां और यमन जिन्होंने अशोक और चंद्रगुप्त के समय में भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था, वे लोग रहते हैं और उसके साथ साथ तातर मारुख खां भी रहता है। इधर से भारतीय वीरों में पृथ्वीराज चौहान, जैद पवार, भट्टी, हुसैन खां, सोलंकी माधवराव, जय सिंह, समर सिंह, शासक चंद पुंडीर, चित्रांगी रावर इत्यादि इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं। युद्ध भीषण होने लगता है। दोनों तरफ से सैनिकों के आहत होने की सूचनाएं लगातार मिलने लगती हैं। इसी युद्ध में चंद पुंडीर मारे जाते हैं, लेकिन युद्ध में जैसे ही वे मरते हैं तो उनका कबंध 5 पल के लिए, कबंध यानी कि सर कटा हुआ धड़, केवल धड़ उनका 5 पल के लिए खड़ा रहता है और वह दुश्मनों से लोहा लेता है। उनकी इस साहस को देखकर जय जयकार मचने लगती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मानवीकरण अलंकार करके एकदम उनके अप्रतिम शौर्य को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन अंततः मोहम्मद गौरी पकड़ा जाता है और उसे पकड़कर हाथियों से बांधकर घसीटते हुए दिल्ली लाया जाता है। इस दिल्ली में उसे 1 साल नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, उसे 1 महीने 3 दिन तक कारागार में रखा जाता है। लेकिन गौरी के अमीरों ने पृथ्वीराज चौहान से क्षमा याचना की और क्षमा याचना के उपरांत उन्होंने दंड स्वरूप कुछ स्वर्ण आभूषण, घोड़े और हाथियों को राजा को भेंट किया और फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। यही पूरी की पूरी रेवा तट का कथानक है। और इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो इसमें दुहा, कवित, छप्पै, अरिल, कुंडलिया, छंद, कंठ शोभा, साटक, भुजंगी, छंद दंडमाली, छंद मोतीराम आदि का प्रयोग किया गया है। इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों के ऊपर अगर हम विचार करें तो इसकी पहली जो पंक्ति है, देवगिरि जीते सुबट आयो चामुंड राई, जय जय नृप कीरति सकल कहीं कवि जन गाई। वही चामुंड राय हैं जो कि देवगिरि से विजय करके वापस लौटे और उन्होंने निमंत्रण दिया था पृथ्वीराज चौहान को कि वो आएँ और शिकार खेलें। तो इस प्रकार से रेवा तट हमारा समाप्त होता है। रेवा तट के कथानक को हम समझ पाएँ। कवि चंद बरदाई के विषय में हमने जाना, पृथ्वीराज अशोक के संबंध में विद्वानों के मत के बारे में हम समझ पाएँ। हमारा पहला कविता समाप्त होता है। धन्यवाद।